हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज मैं बताऊंगा आपको ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड क्या है। ठीक, तो ब्लड के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें पहले से भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा कि ये क्या है। ब्लड एक लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। इसको हम कह सकते हैं फ्लूइड। क्या है? फ्लूइड। किस कलर का? रेडिश फ्लूइड। किस कलर का है? रेडिश फ्लूइड। अल्कलाइन इन नेचर। कैसा होगा ये? अल्कलाइन होगा। अब इसको अल्कलाइन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका पीएच क्या होता है? 7.4। क्लियर। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ये हो गई एक बात। ब्लड रेडिश फ्लूइड है, अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, और अगली बात ये अपेक भी होता है। ठीक, पारदर्शी। कुछ चीज़ें इसकी और हैं। इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं और किस चीज़ में हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू आउट द बॉडी। ठीक, पूरे बॉडी में अलग अलग मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे जिनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा? तो वो मॉलिक्यूल क्या होंगे? पहला तो ये मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, अलग अलग मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। डाइजेस्टेड फूड ऐसे कहें, हमारा फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है इनको उनमें विलस होता है और उसी के थ्रू क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है और ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होगा ये डाइजेस्टेड फूड और ब्लड के थ्रू ही पूरे बॉडी में एक एक सेल तक पहुंच जाएगा। फिर अब सेल के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। तो वहाँ एब्जॉर्प्शन के बाद एक एक सेल तक जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जिस मैकेनिज्म के थ्रू पहुंचा उसको कहेंगे सर्कुलेशन। ठीक है, और किसके थ्रू सर्कुलेशन हुआ? वो सर्कुलेशन हुआ ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। किस किस चीज़ का ये ट्रांसपोर्ट करेगा? मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो एक तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस और सर्कुलेशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली काम करती हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके काम करेंगी। ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसका भी काम लगेगा सेलुलर रेस्पिरेशन में और ऑक्सीजन का भी काम लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं दोनों रेस्पिरेशन के लिए हैं, लेकिन इनको दोनों को सेल तक लाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। दैट्स वाई दे आर हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू आउट द बॉडी। अब पूरी बॉडी एक एक सेल से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए पूरी बॉडी तक ये चीज़ों को लेकर के जाते हैं। तो ये हो गई एक बात ब्लड की। ठीक, अब ब्लड जो है, ब्लड बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को भी और बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इट आल्सो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। इट आल्सो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी और साथ ही साथ आल्सो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गई एक बात। अब आगे आते हैं कि ब्लड का कंपोनेंट कैसा है, किन किन चीज़ों से ब्लड बना हुआ है। समझ में आई बात? तो देख लेते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ द ब्लड की बात करेंगे तो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर पूरा ब्लड बना हुआ है। एक होता है ब्लड सेल्स और एक होता है प्लाज्मा। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स कितनी है? 3 टाइप की ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी, क्या? आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट बोलेंगे। और तीसरी चीज हो गई प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट। ठीक, तो ये जो होता है ये पूरे ब्लड का अबाउट टू बी 40% होता है। कितना होता है? 40%। और प्लाज्मा जो होगा 60% अप्रॉक्स। ठीक है, 55 to 60% प्लाज्मा होता है। ये क्या है? ये लिक्विड कंटेंट है। किसका? पूरे ब्लड का लिक्विड कंटेंट है, जिससे 90 to 92% इसमें क्या होगा? वाटर होगा। प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होगा? वाटर होगा। और साथ ही साथ 8 to 10% इसमें क्या होंगे? 8 to 10% प्रोटीनस, ऐसे कह लें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक,
अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होंगे वो क्या होंगे ये भी देख लीजिए। अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में अलग अलग टाइप के इसमें प्रोटीन होंगे। क्या होंगे? अलग अलग टाइप के प्रोटीन होंगे। जैसे कि है एल्बुमिन, क्या होगा? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, एल्बुमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन होगी, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के क्या है? अलग अलग टाइप के प्रोटीन है जो कि कहाँ पाए जाएंगे? प्लाज्मा के अंदर पाए जाएंगे। दूसरी चीज, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होंगे? सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें कहाँ होती हैं? प्लाज्मा में ही पाई जाती है। कितनी होती हैं? ओवरऑल 8 to 10% में होती हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक। और दूसरा 90 to 92% वाटर होता है। अब आते हैं ब्लड सेल्स पे, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में आज मैं केवल आरबीसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरबीसी की, यानी रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है। तो अभी तक मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया था ब्लड के बारे में, ठीक। तो आज हम बात करेंगे अब अगले पार्ट की बात, जो है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स, ठीक। क्या कहते हैं इसको? रेड ब्लड सेल्स या कार्प सेल्स ये बोलते हैं। ये जनरली क्या होता है? जनरली बाइकॉन्केव होता है। कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है, या सॉसर शेप का भी होगा, बाइकॉन्केव भी हो सकता है, ठीक है, राउंडेड शेप का भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये इसका स्ट्रक्चर है, बाइकॉन्केव, राउंडेड, ये इसका शेप है, ठीक। अगर इसके डायमीटर की बात की जाए यहां से यहां तक की, तो अबाउट टू बी 6 to 8 माइक्रोमीटर, ये इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। किसका डायमीटर? आरबीसी का जो डायमीटर वो क्या है? 6 to 8 माइक्रोमीटर। और अगर थिकनेस की बात की जाए, किसकी? थिकनेस की बात की जाए, तो थिकनेस इसकी अबाउट टू बी कितनी होती है? इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है लगभग 2 to 2.5 माइक्रोमीटर। क्लियर? ये हो गया आरबीसी के बारे में, उसका डायमीटर कितना है और उसकी थिकनेस कितनी है। क्लियर? अब आते हैं अगले पार्ट पे कि आरबीसी जो है उसका काउंट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कितना कितना होता है, ठीक है। तो नंबर की बात कर लेते हैं कि आरबीसी का नंबर कितना होता है, ठीक है। तो नंबर कितना होगा देख लेते हैं। सबसे जो लार्जेस्ट अमाउंट में नंबर होता है वो किस में होता है? चिल्ड्रंस में। किस में होता है? चिल्ड्रन में होता है। इवन न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी में 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक mm, ये इसका क्या होता है? नंबर होता है। जब हम ब्लड काउंट की मेज़र करते हैं, अलग अलग पार्ट की मेज़र करते हैं, तो क्या होता है? उसको हम क्यूबिक mm में, मतलब एक क्यूबिक mm में कितना ब्लड के कंपोनेंट का काउंट है। तो जो ब्लड रिपोर्ट हम देखते हैं, सैंपल आता है, तो उसमें क्यूबिक mm में ही चीज़ें दी हुई होती हैं। तो अगर आपको ये पता है कि हमारा जो अलग अलग पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, वो कितना होगा एवरेज पर क्यूबिक mm में, तो आप अपने ब्लड रिपोर्ट को खुद भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो न्यू बॉर्न बेबी की अगर बात करें तो 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है। अगर एक एडल्ट मेल की बात की जाए, किसकी? एडल्ट मेल की बात की जाए, तो आरबीसी जो होगा वो अबाउट टू बी 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक mm। ये किसका होगा? ये होगा एडल्ट मेल में। जबकि फीमेल में सबसे कम होता है। एडल्ट फीमेल की अगर बात की जाए तो वो लगभग 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ये एक एडल्ट फीमेल में। तो सबसे कम एडल्ट फीमेल में ही आरबीसी काउंट होता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? न्यूबॉर्न बेबी में होता है, ठीक। अब कुछ अलग अमेजिंग कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड, जो कि आपके जीके में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी है कि आरबीसी जो होता है वो क्या होता है? आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है।
मतलब इसमें कोई भी नॉर्मल सेल देखते हैं तो ये क्या होता है, उसकी आउटर बाउंड्री है, इसके बीच में उसका साइटोप्लाज्म होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है। बट आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर? तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर एक कैमल में आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो जो स्मॉलेस्ट आरबीसी जो होगा, स्मॉलेस्ट आरबीसी, तो स्मॉलेस्ट आरबीसी किस में होगा? स्मॉलेस्ट आरबीसी डियर में होगा। किस में होगा? डियर में, अबाउट टू बी 2 माइक्रोन। ठीक। और अगर लार्जेस्ट आरबीसी की बात की जाए, लार्जेस्ट आरबीसी की, तो वो कितना होगा? अबाउट टू बी, वो टेल्ड एम्फीबियंस में होता है। किस में होता है? टेल्ड एम्फीबियंस, जैसे आपका प्रोटियस है, प्रोटियस में भी क्या होता है? अब सबसे बड़ा आरबीसी होता है अबाउट टू बी 64 माइक्रोन, ये होता है। क्लियर हो गई बात? अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए, अगर एक आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात की जाए तो 120 डेज होते हैं। कितने? 120 डेज, 120 दिन। ठीक है, इतने दिन में एक आरबीसी बन के डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब बन के इसका लाइफ स्पैन क्लियर हो गया तो आफ्टर द डिस्ट्रॉय ये कहाँ चली जाएंगी? स्टोर्ड इन स्प्लीन, मतलब कहाँ पे ये स्टोर्ड होंगी? स्प्लीन में स्टोर हो जाएंगी डिस्ट्रॉय के बाद, मतलब जब इनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाएगा। वो कौन सी सेल्स होती हैं? कोफर्स सेल्स होती है। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन देख लीजिए, आरबीसी का केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, सब कुछ होता है इसमें। वैसे अगर बात की जाए तो अबाउट टू बी 62.5% इसमें क्या होता है? वाटर होता है। कितने परसेंट वाटर होता है? 62.5% इसमें वाटर ही वाटर होता है। ठीक, उसके बाद आते हैं इसमें 35% क्या होगा? 35% होगा हीमोग्लोबिन। अब ये और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई। 62.5% आरबीसी में क्या था? 62.5% इसमें था वाटर, 35% इसमें क्या था? हीमोग्लोबिन, एंड रेस्ट जो आपका 2.5% होगा वो क्या होंगे? अदर्स। ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई पड़ रही हैं ये सब इसी में आ जाएंगी। ठीक है, तो वाटर 62.5% है, 35% हीमोग्लोबिन है और 2.5% अदर कंपोनेंट। ठीक, तो ये पूरी बात क्या हो गई? ये पूरी बात हो गई आरबीसी के केमिकल कंपोजिशन की हो गई। किसकी? आरबीसी के केमिकल कंपोजिशन की हो गई। अब जो आरबीसी है, आरबीसी में एक कंपाउंड होता है, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसकी बात तो हमने की ही नहीं, तो देख लीजिए हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हीम आयरन। हीम क्या है? आयरन है, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब हीम आयरन जो है, हीम आयरन आपका इस तरीके का होगा, हीम आयरन के ऊपर इस तरीके से आपकी ग्लोब्यूलर प्रोटीन होंगी। क्लियर हो गया? तो ये स्ट्रक्चर किसका है? ये हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। किस में हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। क्लियर हो गई बात? तो अब आगे देखते हैं हम, ये जो आपका है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। कैसे करेगा ये भी देख लीजिए। ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलेंगे, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलेंगे और बना क्या लेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कभी कभी लोगों का दम घुट जाता है, अंगीठियों वगैरह अगर जला लिया है, धुआं ज़्यादा हो जाता है, तो क्यों होता है? क्योंकि ये CO2 के साथ मिलेगा और CO2 के साथ मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है? दम घुटने से मौत हो जाती है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट किसका हो गया?
आरबीसी का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।